हेलो और नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रेडिजी। आप सबका स्वागत है प्रेडिजी विवेक एटेजियर पर। और अब तक हम क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट का जो आपका 2022 में सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए हम सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात कर चुके थे। कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या उसका सिस्टम रहेगा, उसका एग्जामिनेशन का सिस्टम क्या रहने वाला है। दूसरी बात, हमने फिर सिलेबस के बारे में बात की थी कि सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि 13 सब्जेक्ट्स हैं और 13 सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसा कि हमने बात की थी कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कि आप सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी देख लें, उसके बाद आप सिलेबस देख लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर थे 2011 और 2013 के, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए थे। जो दोनों में 25 क्वेश्चन थे, 25 सवाल दोनों में दिए गए थे। इसके बाद हमने सिलेबस की भी बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर ली थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको पूरी बुक लिस्ट बताई थी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से नोट्स आपको मिल सकते हैं, और बाकी सारी हमने डिटेल में बात की थी। दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी। आज हम जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, हम इंग्लिश की जो स्टडीज़ हैं वो चालू करने वाले हैं। अगले 1 महीने या 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर को आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और साथ में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट आ रहा हो, उसको आप इस जीमेल अकाउंट पे, आप अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उन क्वेरीज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। चलिए बगैर टाइम लगाए हम शुरू करते हैं हमारे इंग्लिश के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियोज़ में बता दिया था कि हमारी ये जो एग्ज़ाम है RSMSSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022, इसके जो इंग्लिश ग्रामर है, राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं लगभग उनकी इंग्लिश ग्रामर ये प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की जो किताब है इंग्लिश की, इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस नहीं, लेकिन जो राजस्थान की एग्जाम्स का जो लेवल रहता है उससे रिलेटेड आपके एंटोनिम सिनोनिम्स, आपकी सारी की सारी वोकेबलरी, इडियम फ्रेजेस, लेटर्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो लगभग लगभग इस बुक में जो लेवल रहता है उतने ही लेवल के आपके क्वेश्चंस आने होते हैं। अभी हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात की थी जिनमें 25-25 सवाल हमने दोनों के 2011 और 2013 के पेपर के सॉल्व किए थे, उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। 2013 वाले पेपर का लेवल इजी टू मीडियम रहा था, तो उसका लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे वो इस बुक से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा 2011 में थोड़ी से कुछ कुछ जो सवाल थे, 5 से 10 सवाल जो थे वो थोड़े टफ लेवल के थे, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनको मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको करवाऊंगा। अभी रेफरेंस के लिए जब जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको अगला टॉपिक बता दिया जाएगा और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो आप ही देख लेंगे। तो एक दिन पहले आप इसको रिवाइज करके आएँ, और उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ईमेल पे भी आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज और डाउट्स भेज सकते हैं। तो इस बुक को फॉलो करते हुए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हम साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर। साथ में एक मैं आपको न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि ये जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए हम अभी जो पढ़ रहे हैं, इस बुक से पढ़ रहे हैं, राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम को लेके, जैसे कि पटवारी की एग्ज़ाम हो गई, आपकी LDC की जो भी एग्ज़ाम होती है, आपकी VDO की जो एग्ज़ाम है, और भी राजस्थान में RAS की भी जो एग्ज़ाम होती है, जितनी भी लगभग लगभग राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है उनमें इंग्लिश के लिए यही लगभग लगभग सारा की सारा यही कोर्स रहता है। तो आप अगर दूसरी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी की, LDC की, VDO का भी मेंस का पेपर होने वाला है, उसकी भी आप अगर तैयारी कर रहे हो, RAS की भी प्रोबेबली इस साल में वैकेंसीज आ जाएगी, तो उसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये जो इंग्लिश का जो कोर्स हम यहाँ पे 1-1.5 महीने के अंदर करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद जो क्वेश्चंस भी करने वाले हैं वो आपकी जूनियर अकाउंटेंट और TRA की एग्ज़ाम के अलावा बाकी सब एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी मदद करने वाली है। सिलेबस हम बुक्स पढ़ते टाइम भी, बुक्स की जब लिस्ट हम देख रहे थे उस टाइम भी,
और साथ में हमने सिलेबस को डिस्कशन किया था, तब भी हमने इसके सिलेबस की बात की थी। आज इंग्लिश में हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो एक बार से मैं वापस से सिलेबस को आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। टेंसेज आएंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज आएगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज मतलब कौन सा टेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इसको लेके क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम स्पीच भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि असर्टिव टू नेगेटिव चेंज करवा सकता है, नेगेटिव से असर्टिव में भी चेंज करवा सकता है। इसी तरीके से असर्टिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से असर्टिव में भी आपसे चेंज करवाता है। उसके अलावा यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, जिसको हम आज शुरू करेंगे। उसका मैं आज आपको इंट्रो दूंगा और साथ में कुछ उसमें से पढ़ाऊंगा भी। बाकी ये 3-4 दिन का टॉपिक है। इस तरीके से हमारा आर्टिकल और डिटर्मिनर का जो चैप्टर होगा वो 3-4 दिन में लगभग पूरा होगा। उसके बाद यूज ऑफ प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस का जो चैप्टर प्रपोजिशन का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल का जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल हमने देखा है नरेशन, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपसे चेंज करवाने के लिए पूछ सकता है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपसे पूछ सकता है। एडजेक्टिव की डिग्री इसको लेके, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स स्ट्रांगली यूज्ड, इसको लेके आपसे एरर वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन्स, जो आपकी वोकेब होती है, जो ऑफिस से रिलेटेड वोकेब होती है, वो आपसे पूछी जाती है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेज एंड सुफिक्सेस, प्रीफिक्स और सुफिक्स लगा के नए वर्ड्स बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाता है कौन सा प्रीफिक्स सही है या गलत है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कन्फ्यूजेबल वर्ड, ऐसे वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन में सेम लगते हैं, स्पेलिंग गलत अलग होती है या स्पेलिंग सेम होती है लगभग और बहुत माइनर उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका अलग होता है। तो इस तरीके से कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, जैसे एडवाइस और एडवाइस है, ADVISE। दूसरा है आपका ADVICE। इस तरीके से आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन ऑफ ए पैसेज, एक कोई पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो हमने 2013 वाले पेपर में हमने इसको डिस्कस किया था। आपको याद हो तो जेस्टर वाला हमने जो है वो क्वेश्चन उसमें किया था। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स, नोटिस, टेंडर, ये सारा मैंने आपको पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो सारी हमारी चीज़ें हैं। जस्ट ए सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ एक्स्ट्रा और लिखने के लिए। तो हमने डिस्कशन, इसमें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि हमने ये सारा डिस्कशन कर चुके हैं। वो मैंने किया था RPSC की ACF और FRO वाली जो एग्ज़ाम होती है उसके इंटरव्यूज़ अभी हो चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स एंड नोटिसेस और टेंडर्स जो है वो आपको पूरा की पूरा पढ़ा है डिटेल में, और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें कुछ भी नया पढ़ने के लिए स्पेशल है नहीं। जूनियर अकाउंटेंट में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा मैंने वहाँ पे पूरा की पूरा बताया। और ये राजस्थान का ही एग्जाम है, तो पैटर्न भी लगभग सेम रहने वाला है क्वेश्चंस का। तो आप पुरानी वीडियोस वो ज़रूर देखें। इसके बाद चलिए अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। यस, तो हमारा जो सिलेबस हमें दिया है उसमें आपको दिए थे आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, और इनके यूज़ के बारे में हमसे बात करने के लिए कहा गया है। उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ आपके बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A, B, C और D, उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। द वर्ड दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन विच फॉलो देम आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। तो सबसे पहले नाउन यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, तो नाउन से पहले डिटर्मिनर यूज होता है और आर्टिकल यूज होते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर का ही पार्ट होता है। तो नाउन से पहले जो भी वर्ड आके उस नाउन को डिफाइन करता है कि किस तरीके का वो नाउन है, किसी भी नाउन फ्रेज से वो लगता है, ऐसे वर्ड जो उसको डिफाइन करने की कोशिश करें वो डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल नहीं, डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल डिटर्मिनर का ही एक सब पार्ट है। तो ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले लग के उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, उनको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। एक सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो ये सेकंड लाइन में हम पढ़ के देखें। डिटर्मिनर्स ऑलवेज प्रीसीड द नाउन दे डिटरमाइन।
अब प्रीसीड, दो शब्द होते हैं हमारे पास, जस्ट ए सेकेंड, आई नीड टू इरेज दिस। तो दो हमारे पास कंडीशन होती हैं, दो हमारे पास वर्ड हैं। पहला है PRECEDE, ये होता है प्रोसीड। दूसरा होता है फॉलो, फॉलो करना, उसके पीछे से आना। अब हम जब फॉलो को इमेजिन करते हैं तो हमें लगता है हम किसी आदमी के पीछे जा रहे हैं, तो हम अपने आप को उसके पीछे मानते हैं। जबकि जब जब हम लिखने पे बात करते हैं तो उसके पीछे जाने का मीनिंग क्या होता है? प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज़ से पहले आना। लिखना हम राइट करना चालू करते हैं, लेफ्ट से राइट करते हैं, और राइट की तरफ हम चलते हुए जाते हैं। तो इसमें प्रीसीड करने का मीनिंग यहाँ पे होगा कि यहाँ तो नाउन आने वाला है, प्रीसीड का मतलब उससे पहले ही आप उसको लिख देंगे, डिटर्मिनर को। इसलिए डिटर्मिनर्स ऑलवेज प्रीसीड द नाउन दे डिटरमाइन। तो कभी भी आपको अभी फॉलो और प्रीसीड में लिखते समय, राइटिंग में कभी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनर का मतलब हो गया कि वो उससे पहले आएगा, प्रीसीड का मतलब सेंटेंस में उससे पहले आएगा, नाउन से जस्ट पहले वाला वर्ड जो होगा वो डिटर्मिनर होने वाला होता है। ठीक है, तो प्रोसीड और फॉलो में आई होप कि आपको अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करें, मैं आपको और अच्छे से समझाने की इसकी कोशिश करूंगा। बाकी मैंने 100% तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश की है और लगभग लगभग सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये सिर्फ इंट्रो के लिए, आपको इसमें से ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीसीड वाला जो तरीका है इसको आप याद करने की कोशिश करें और इसको याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस में कई बार पिछली एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल वर्ड्स, इनको फंक्शन वर्ड्स बोलते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड्स बोलते हैं। इसको याद रख सको तो याद रख लेना, वरना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया है। सिग्नल्स द बिगनिंग ऑफ ए फ्रेजल नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज, फ्रेज और क्लॉज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था सिलेबस में, और हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तब हमारी बात हुई थी कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। और लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, और सारे फ्रेज और क्लॉज कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि जैसे ही कोई डिटर्मिनर आता है आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि उसके जस्ट बाद किसी ना किसी नाउन फ्रेज का आना पक्का है, 100% श्योर है कि उसके बाद नाउन आएगा। डिटर्मिनर को आप इसीलिए यूज़ करते हैं, और इसकी डेफिनेशन इसको क्लियर करती है। द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ नाउन विच फॉलो देम आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स हैव ऑलवेज प्रीसीड द नाउन दे डिटरमाइन। उसके बाद था इनको फंक्शंस वर्ड बोलते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स बोलते हैं, और सिग्नल द बिगनिंग ऑफ ए नाउन फ्रेज। तो ये वाली स्लाइड एकदम क्लियर हो गई है। इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में आपको बता दें। नेक्स्ट, अब इन हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी कि जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन को के टाइप को डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके का नाउन है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, इन सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस लेफ्ट साइड में जो आपके लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। ए डॉग हैज ए टेल। दूसरा, दिस पेन इज गुड। थर्ड है हमारा वन बुक इज नीडेड, एक किताब नीडेड है। फोर्थ है एवरी स्टूडेंट इज नीडेड। और फिफ्थ है देयर इज ओनली वन टेबल इन दिस रूम। ठीक है, अभी राइट साइड में आपके पढ़िए। ऑल डॉग्स हैव टेल्स, दीज पेन्स आर नॉट गुड, मैनी बुक्स आर नीडेड, सम स्टूडेंट्स विल पास। और फिफ्थ है हमारा देयर आर सेवरल टेबल्स इन द रूम। अब यहाँ जानने की कोशिश कीजिए, इसमें हाईलाइट जो हो रखे हैं, रेड कलर में जो हाईलाइट हो रखे हैं वो वर्ड है हमारे डिटर्मिनर। यहाँ पे ए, दिस, वन, एवरी और देयर। कौन कौन से वर्ड? ए, दिस, वन, एवरी और देयर, ये जो शब्द हैं ये यहाँ पे डिटर्मिनर का काम करने। दूसरा है ऑल दीज, मैनी, सम और देयर, ये भी डिटर्मिनर का काम करते हैं। तो अब देखिए डिटर्मिनर कैसे डिटरमाइन करते हैं नाउन के टाइप को। अभी देखिए डॉग जो है, अगर ए लग रहा है तो डॉग सिंगुलर आएगा, तो इसने डिटरमाइन कर दिया कि ये जो नाउन है ये सिंगुलर है। और जैसे ही ऑल लगा तो हमने देखा कि डॉग्स लग गया, मतलब वो प्लूरल हो गया। तो आप डिटर्मिनर को देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सिंगुलर है और प्लूरल है। दिस का मतलब हो गया दिस पेन इज गुड, दिस मतलब ये वाला पेन, सिर्फ सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। दीज यहाँ पे आ गया, ये प्लूरल हो गया। अब ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन को कैसे डिटरमाइन करता है डिटरमाइनर, और इसीलिए इसका नाम डिटर्मिनर है। थर्ड है वन बुक इज नीडेड, मैनी बुक्स आर नीडेड। फोर्थ है एवरी स्टूडेंट इज नीडेड, सम स्टूडेंट्स विल पास। तो यहाँ तक ये सिंगुलर चल रहे थे और यहाँ पे क्या हो गया, ये
प्लूरल हो गए। देयर इज ओनली वन टेबल इन दिस रूम, और यहाँ से आगे देयर आर सेवरल टेबल्स इन द रूम। तो ये इसको डिटरमिन कर रहा है। आपको इन एग्जाम्पल्स से 100% श्योर हो गया होगा कि किस तरीके से डिटरमिन जो है वो नाउन फ्रेज को डिटरमाइन करते हैं, टाइप ऑफ नाउन को बताते हैं हमें। अब बात करते हैं हम डिटरमिनर किस किस तरीके के होते हैं, डिटरमिनर के टाइप कितने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं क्लासेस ऑफ डिटरमिनर्स, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है प्री डिटरमिनर, दूसरा होता है सेंट्रल डिटर्मिनर्स, और तीसरा होता है पोस्ट डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर, प्री से आपको समझ में आ गया ये पहले लगता है, सेंट्रल से आपको समझ में आ गया हो गया सेंट्रल में लगता है, मतलब बीच में लगता है। थर्ड हो गया हमारा पोस्ट डिटर्मिनर्स, ये लास्ट में लगता है। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये नाम याद करने की कोशिश कर लें। पहला होता है प्री डिटर्मिनर, सेकेंड होता है हमारा सेंट्रल डिटर्मिनर, और थर्ड होता है हमारा पोस्ट डिटर्मिनर। तो आई होप कि आपको इसके नाम याद आ गए हों, और आप स्लाइड को रोक के एक बार इनके नाम को रिपीट भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आपको नाम याद रहे। उसके बाद आप वापस से वीडियो को प्ले करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। अब सेंट्रल डिटर्मिनर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। 3 डिटर्मिनर हमने देख लिए थे, प्री हो गया, सेंट्रल हो गया और पोस्ट हो गया। तो सेंट्रल डिटर्मिनर जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है डेफिनेट आर्टिकल, जो होता है ये दा होता है, आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरा है इंडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। अभी आपको सिर्फ नाम याद करने की कोशिश करनी है, सिर्फ इन वर्ड्स को पढ़ना है, और आपको उसके लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिटेल क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी आप सिर्फ देख लें। डेफिनेट आर्टिकल हो गया दा, इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया ए और एन। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो जाते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। उसके बाद हो जाते हैं पजेसिव्स, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब हो गए, इनको आप याद कर लें। उसके बाद है इंट्रोगेटिव्स, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो इंट्रोगेशन कर रहे हैं। व्हाट, विच और हुज। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव्स, रिलेटिव्स हैं विच, हुज, वॉट एवर और विच एवर, मतलब ये रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, बीच में ये वर्ड आता है, इसका मतलब वो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारा हो गया इंडेफिनेट्स, इंडेफिनेट्स मतलब आप डेफिनेट नहीं है किन चीज़ों के बारे में, जैसे सम आ गया तो आप गिनती नहीं बता सकते कि कितना है। एनी, नो, इनफ, एवरी, मैनी, मैनी ए, ईच, ईदर और नीदर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है न्यूमरल डिटर्मिनर, और इसमें होता है न्यूमरल डिटर्मिनर्स भी इसमें आते हैं, जिनमें हम नंबर्स की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर 1 2 3, या फिर हाफ ए डजन, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से हम बात करते हैं ना। न्यूमरल के 3 पार्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। तो सेंट्रल डिटर्मिनर में आपने देखा डेफिनेट आर्टिकल जो दा होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब हो गए। उसके बाद हम देते हैं पजेसिव्स, पजेसिव्स में माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स, मतलब हम किसी चीज़ पे पोजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव्स में आ गया विच, वॉट और हुज। रिलेटिव में आपका विच, हुज, वॉट एवर और विच एवर, और विच यहाँ पे आपको दोनों में दिया हुआ है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विच जब रिलेटिव की तरह यूज करेगा तो रिलेटिव की तरह यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव की तरह जब क्वेश्चन मार्क्स पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की तरह उसको यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हो गया इंडेफिनेट्स, इंडेफिनेट्स में आपके आ गया सम, एनी, नो, इनफ, एवरी, मैनी, मैनी ए, ईच, ईदर और नीदर। उसके बाद हो गया न्यूमरल डिटर्मिनर्स, इसमें हो गया न्यूमरल डिटर्मिनर्स में मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3, या सिंगल, डबल, ट्रिपल, और इस तरीके से आपके आता है। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल के आगे की भी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आप ज़रूर उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं प्री डिटर्मिनर्स के बारे में। सेंट्रल डिटर्मिनर हमने देख लिया, उसके टाइप देख लिए कौन कौन से होते हैं। ये हमने देखा कि आर्टिकल जो हैं वो डिटर्मिनर में सेंट्रल डिटर्मिनर का पार्ट है, ये आपने नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं प्री डिटर्मिनर्स के बारे में। प्री डिटर्मिनर यूज बिफोर सेंट्रल डिटर्मिनर्स, प्री का मीनिंग ही ये हो गया कि पहले किसी से यूज किया जाना है, तो किससे पहले यूज किए जाएंगे, सेंट्रल डिटर्मिनर्स के पहले यूज किए जाते हैं। ओके, बहुत आसान बात। उसके बाद है इंक्लूड्स मल्टीप्लायर्स, तो मल्टीप्लायर्स मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई कर दे किसी चीज को, मतलब डबल, ट्वाइस, थ्राइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो इस तरीके से हो गया। तो मल्टीप्लायर्स की तरह भी इसको यूज करते हैं प्री डिटरमाइंस को, ठीक है। डबल ए सेंचुरी, ठीक है, तो ए आपका आ ही गया किसमें, सेंट्रल डिटर्मिनर में, और डबल उससे पहले लग गया, तो ये प्री डिटर्मिनर हो गया, उससे पहले आ गया। हाफ ए सेंचुरी, हाफ ए लीटर, तो इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे हाफ ए लीटर मैंने अभी बोला 1/3, हाफ ए डजन, डबल माई फी, ठीक है, मेरी फीस को डबल करता हो, तो डबल माई, माई आपका पजेसिव प्रोनाउन में आ गया, और डबल वहाँ पे
वो सेट हो गया। ओके, ऑल सच बोथ वॉट ए गुड बुक, ये इसका एग्जाम्पल है। ऑल है, सच है, बोथ है, वॉट है, तो ये सब इसको सेट करके वॉट ए गुड बुक इस तरीके का इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ऑल, सच, बोथ और वॉट, आप इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्री डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से वर्ड और ये शामिल हो सकते हैं, इनमें से प्री डिटर्मिनेंट कौन से हैं और कौन से नहीं है। इसके बाद ऑल सच कैन बी कंबाइंड विद अदर प्री डिटर्मिनेंट्स। प्री डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं, प्री डिटर्मिनेंट्स में खुद सच आता है, उसके साथ ही सच को कंबाइन भी किया जा सकता है दूसरे प्री डिटर्मिनेंट्स के संग। जैसे ऑल आ गया, ऑल अपने आप में प्री डिटर्मिनर है, और सच यहाँ पे हो गया, नो है, नो के बाद में भी सच लग गया, तो ठीक है, ये प्री डिटर्मिनर्स को ऐसे करके उसको ऐड किया जा सकता है, दूसरे प्री डिटर्मिनर्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं हम सच को। वेरी गुड। नेक्स्ट जो है हमारा पोस्ट डिटर्मिनर, ये थर्ड टाइप हो गया आपका डिटर्मिनर का। पोस्ट डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? कैन कम आफ्टर सेंट्रल डिटर्मिनर्स। ये जो होते हैं पोस्ट डिटर्मिनर्स, ये सेंट्रल डिटर्मिनर्स के बाद में आ सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखते हैं, प्री हो गया, यहाँ सेंट्रल हो गया और यहाँ पोस्ट हो गया, तो ये इनका सिस्टम रहता है। सेंट्रल से पहले प्री आता है, सेंट्रल के बाद में पोस्ट आता है, पोस्ट से पहले सेंट्रल आएगा, सेंट्रल के बाद में पोस्ट आएगा, सेंट्रल से पहले प्री आएगा, प्री के बाद सेंट्रल आएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड्स कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ये मेरे को आपको थोड़ा डिटेल में बताने की जरूरत है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। कार्डिनल नंबर, सबसे पहले आप देखें, सी और ओ, इनको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर्स, आप सी से सिर्फ काउंट भी एक बार मन में बार बार बोल लें कि सी की जो फुल फॉर्म है वो काउंट है। तो काउंट हम कैसे करते हैं किसी चीज को, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से काउंट करने वाली चीज आ जाए तो वो हो गया कार्डिनल नंबर। दूसरा हो गया ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर कौन होता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से होता है, तो ऑर्डिनल नंबर्स इनको बोलते हैं। दूसरी चीज, अभी आगे क्या होगा ये देखने की हम कोशिश करते हैं। कार्डिनल और ऑर्डिनल आपको समझ में आ गया, जिनको काउंट करते हैं, काउंटिंग्स को हम कार्डिनल बोलेंगे, और ऑर्डिनल्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम उसको बोलते हैं, तो वो ये हो गया। ये दोनों पॉइंट हमने हो गए। द टू रूम्स आर फर्स्ट प्रिंसिपल, तो टू ये हो गया कार्डिनल का एग्जाम्पल हो गया, और फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट का जो एग्जाम्पल हो गया ये ऑर्डिनल का एग्जाम्पल है। द ऑर्डिनल एंड कार्डिनल न्यूमरल्स कैन को अकर। ऑर्डिनल और कार्डिनल जो नंबर्स होते हैं वो एक साथ एक सेंटेंस में आ सकते हैं आराम से। जैसे हम लिखेंगे द फर्स्ट टू पीपल, ठीक है, पहले दो लोग जो लाइन में खड़े हैं वो सामने आ जाओ, ओके। तो ऑर्डिनल्स कम फर्स्ट, ये एग्जांपल मैंने अभी बता दिया आपको। तो ऑर्डिनल सबसे पहले आता है, तो जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो फर्स्ट टू पीपल यूज किया है। टू फर्स्ट पीपल अगर आप लिखेंगे, ये दिखने में आपको लगेगा नहीं कि इसमें कोई गलती है, लेकिन गलती होती है। आपको पहले फर्स्ट लिखना होगा, उसके बाद टू लिखना होगा, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। आप टू पहले लिख देते हैं, फर्स्ट बाद में लिखते हैं, तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ऑर्डिनल्स यूज आते हैं, आपसे एरर में ये क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट टू पीपल इन द रो, तो पहले दो लोग जो रो में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पहले आएगा, ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बाद में आएगा। इंक्लूड मैनी, फ्यू और लिटिल, इनको इंक्लूड करते हैं पोस्ट डिटर्मिनर्स जो होते हैं। उसके बाद कैन अकर विदाउट अदर डिटर्मिनर्स। पोस्ट डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो सेंट्रल और प्री डिटर्मिनर्स की साथ जरूरी नहीं है उनको यूज किया जाए, अकेले भी उनको यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज फ्यू वाइसेस, तो फ्यू जो है देखो यूज करने में आ गया। फ्यू पॉलिटिशियंस आ गया, फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल हुआ आप इसको पढ़ लें, और यहाँ पे देख के आपको पता लगेगा कि पोस्ट डिटर्मिनर जो हैं वो विदाउट अदर डिटर्मिनर्स यूज किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने फ्यू को, और यहाँ पे भी आपने फ्यू को यूज किया है। ही हैज फ्यू वाइसेस, वाइसेस मतलब बुराइयां, इस तरीके से। फ्यू पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, इस तरीके से यहाँ पे दोनों जगह फ्यू को आपको हमने यूज किया है। नेक्स्ट हो गया, वी कैन नॉट कंबाइन टू और मोर सेंट्रल डिटर्मिनर्स टू इंट्रोड्यूस द सेम नाउन। अगर एक ही नाउन फ्रेज है, एक ही सेंटेंस में आप बात कर रहे हैं और सेंट्रल डिटर्मिनर आपको यूज करना है, तो एक बार में सिर्फ आप एक ही सेंट्रल डिटर्मिनर यूज कर सकते हैं, एक साथ दोनों को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्रॉस कर रखे हैं, इसीलिए कर रखे हैं क्योंकि ये गलत है। आर दैट हाउस, या तो आप बोलेंगे दैट हाउस ऑफ आर्स, ऐसा बोल सकते हैं,
या फिर आर हाउस बोलेंगे तो आर दैट ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, माई नो ये दोनों एक साथ यूज नहीं होंगे, दिस इनफ ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, दिस मिल्क इज इनफ बोलेंगे या तो इनफ मिल्क बोलेंगे या तो इस तरीके से दो सेंट्रल डिटर्मिनर को आप एक साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज लग रही हो आपको, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ स्लो करके देख सकते हैं। मैं ये वीडियोस नहीं चाहता कि बहुत लंबे समय की बने, क्योंकि जो ज़्यादा स्पीड में पढ़ते हैं उनको फिर उसको फास्ट करना होता है और साथ में बोरियत महसूस होने लगती है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप स्पीड से लो कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता ही दिया है कि आप मेरे को ईमेल पे सारे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर उनका आपको रिप्लाई 100% मैं आपको करूँगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं श्योरली आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है देखते हैं। सेंट्रल डिटर्मिनर्स 5 टाइप्स, ये हमने अभी देखा था, सेंट्रल डिटर्मिनर्स शुरू में पढ़े थे, लेकिन वापस से अब देखते हैं उनके टाइप क्या हैं एग्जैक्टली। टाइप में अगर हम उनको डिवाइड करें तो किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके होंगे 5 टाइप। पहला है आर्टिकल्स, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तीसरा है पजेसिव्स, फोर्थ है क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिफायर्स बोल सकते हैं, क्वांटिफाई करता है मतलब नंबर बताता है किसी भी चीज़ के। फिफ्थ है न्यूमरल डिटर्मिनर, ये भी नंबर बताता है किसी भी चीज़ के। अब क्वांटिटेटिव और न्यूमरल में क्या फ़र्क है? क्वांटिटेटिव में मतलब होता है कि किलो की बात करेंगे आप, दर्जन की बात करेंगे, सॉरी दर्जन की नहीं, किलो की बात कर सकते हैं आप, लीटर की बात कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया तौल की जो चीज़ें होती हैं, हिंदी में हम अगर हम बोलें तो इस तरीके से वो होते हैं। न्यूमेरिकल में आप नंबर्स बताते हैं सीधे सीधे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तोलने वाली जो चीज़ें होंगी वो क्वांटिटेटिव में आ जाएंगी, और न्यूमरल में मतलब आपको सीधे सीधे सिर्फ नंबर बताना होता है। तो सेंट्रल डिटर्मिनर के आपके 5 पार्ट हो गए, वापस से इसको रिपीट करते हैं। चलिए, आर्टिकल्स हो गए पहले, दूसरे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरे हो गए पजेसिव्स, फोर्थ हो गया क्वांटिटेटिव, और फिफ्थ हमारा हो गया न्यूमरल डिटर्मिनर्स। ओके, नाउ अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। पहला जो पार्ट था हमने देखा, सेंट्रल डिटर्मिनर के 5 पार्ट हैं, उसका पहला पार्ट है आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं 3 हमारे, ए एन दी, और आपको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया 3 4 5 दिन में लगभग ये आर्टिकल्स और डिटर्मिनर वाला जो पार्ट है वो पूरा होगा। आज हम इंट्रो ले रहे हैं, और जिसमें डिटर्मिनर को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे डिटेल में, उसके क्वेश्चंस वगैरह या उसके एग्जांपल्स, उसके जो रूल्स होते हैं वो हम कल से शुरू करेंगे। तो आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। तो आर्टिकल्स में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है फिलहाल के लिए, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और दा होता है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव, सेकंड जो पार्ट हो गया सेंट्रल डिटर्मिनर का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। पहला है दिस, एग्जांपल हो गया इसका दिस बॉय, दैट टेबल, दीज बुक्स, और फोर्थ हो गया हमारा दोज ट्रीज। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, मतलब किसी चीज की तरफ इशारा करना। दिस बॉय मतलब यह लड़का, हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। दैट टेबल, आप टेबल की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद है दीज बुक्स और दोज ट्रीज, और ये आपको पता ही है, दिस नज़दीक के लिए बात करेंगे, दैट दूर वाली चीज़ के लिए बात करते हैं, और दीज नज़दीक वाली चीज़ के लिए बात करते हैं, और दोस्त दूर वाली चीज़ के लिए हम बात करते हैं। तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव का जो एग्जांपल हो गए वो ये हो गए, दिस दैट दीज दोज, इनके सेंटेंस भी आप पढ़ सकते हैं, दिस बॉय, दैट टेबल, दीज बुक्स और दोज ट्रीज। नेक्स्ट पजेसिव, पजेसिव्स क्या होते हैं? थर्ड ये हमारा सेंट्रल डिटर्मिनर का टाइप है। पजेसिव मतलब होता है किसी चीज़ पे पजेशन दिखाना, किसी चीज़ पे स्वामित्व दिखाना, किसी चीज़ पे अधिकार दिखाना, ये हमारा पजेसिव का मीनिंग होता है। आपके ने कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि आप पजेसिव हो रहे, पजेसिव मतलब आप किसी चीज़ पे अपना अधिकार समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ मेरी है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके साथ में आप सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है माई, उसके बाद है आर, तीसरा है योर, फोर्थ है हिज, उसके बाद है इट्स, उसके बाद है देयर, उसके बाद है हुज, और उसके बाद है वंस। ठीक है, इस तरीके से ये इसके एग्जाम्पल रहे। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है। माई में हम लिख सकते हैं माई बुक, आर में आर कंट्री, मेरा देश, हमारा देश, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, हिज पेन, उसका पेन, इट्स हैंडल, मोटर बाइक का हैंडल, तो ये उसका हैंडल हो गया। इट्स जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। देयर हाउस, उनका घर। हुज रूम इज दिस, यह किसका घर है।
माइंड वंस ऑन बिजनेस, हर किसी को अपने काम से लेना देना रखना चाहिए, तो ये वंस हो गया। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा क्वांटिटेटिव क्वांटिफायर्स, फोर्थ पार्ट हो गया सेंट्रल डिटर्मिनर्स का, ये फोर्थ पार्ट है। सम, ये आप वर्ड याद रखें, मेरे साथ रिपीट करें। पहला हो गया सम, दूसरा मच, थर्ड हो गया मोर, फोर्थ हो गया इनफ, फिफ्थ है सफिशियंट, फिफ्थ सिक्स्थ है हाफ, सेवन्थ है ऑल। उसके बाद आ गया हमारा होल, ग्रेट, नो, नो वन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एटसेट्रा। और भी कई सारे हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दी है। इनको वापस से एक बार रिपीट करते हैं, चलिए। पहला हो गया सम, दूसरा मच, थर्ड हो गया मोर, फोर्थ इनफ, सफिशियंट, हाफ, ऑल, होल, ग्रेट, नो, नो वन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, एटसेट्रा। आपको अगर ये याद नहीं हुए तो आप यहीं इसी स्लाइड पे पॉज करके इसको याद करने की कोशिश करें, उसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट, न्यूमरल डिटर्मिनर्स। न्यूमरल डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये नंबर के एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, वो जो नाउन और प्रोनाउन को स्पेशलाइज बताए कि किसके बारे में बात कर रहा है, उनको और ज़्यादा खोल के आपको बताने की कोशिश करे, वो एडजेक्टिव्स हो गए। उनकी विशेषता आपको बताता है, हिंदी में बोलें तो ये विशेषण है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं नंबर के, तो मतलब आपको नंबर बताने की कोशिश करेंगे ये जो एडजेक्टिव्स रहेंगे वो। तो दे आर एडजेक्टिव्स और नंबर। नेक्स्ट, दे डिटरमाइन द नंबर ऑफ द नाउन्स बिफोर विच दे आर यूज, ये जिससे भी पहले यूज किए जाते हैं, ये जिसको भी प्रोसीड करते हैं, मतलब ये जिससे भी पहले आते हैं। तो प्रोसीड और फॉलो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं अब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया प्रोसीड का मीनिंग क्या है। नाउन से जस्ट पहले लगेगा, ये नाउन है, यहाँ प्लस का साइन बना हुआ है, तो यहाँ जो है डिटर्मिनर आने वाला है, ठीक है। तो वन आएगा तो यहाँ आएगा, वन पेन आ गया तो पेन नाउन हो गया, वन उसको डिटर्मिनर का काम कर रहा है वहाँ पे। उसके बाद हो गया दे आर ऑफ थ्री काइंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कैसे कैसे हैं, पहला है डेफिनेट, डेफिनेट आपको नंबर बता देगा, एक दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने हैं। इंडेफिनेट हो गया, सम बताएगा, एनी बताएगा, ठीक है, मतलब आपको संख्या नहीं बताएगा एग्जैक्ट, लेकिन आइडिया बता देगा ज़्यादा है या कम है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब दो लोगों के बीच में बांटने की कोशिश करेगा, जैसे ईदर ऑफ द टू, ईदर ऑफ द टू मतलब या तो पहला या दूसरा, आप दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते एक साथ। तो ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया दो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दो या ज्यादा को भी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो पार्ट था हमने देखा था क्वांटिफायर्स वाला, उसमें जो है इसके पार्ट थे। फिफ्थ का जो ए पार्ट था उसमें डेफिनेट न्यूमरल से, डेफिनेट, और हमने अभी अभी बात की थी डेफिनेट, इंडेफिनेट, और उसके बाद हमने देखा था लास्ट जो था वो डिस्ट्रीब्यूटिव था, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा कार्डिनल, जस्ट ए सेकेंड, यस, पहला है हमारा कार्डिनल, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कार्डिनल मैंने आपको बता दिया, काउंटिंग करते हैं तो ये बाद में आएगा। ऑर्डिनल का, ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों एक साथ दे रखे हों तो ओ सी आप याद रखें, ओ आई सी, तो ओ सी से आप इसको याद रख सकते हैं। ऑर्डिनल पहले आएगा और कार्डिनल जो होगा वो बाद में आने वाला है। कार्डिनल मतलब काउंट कर सकते हैं जिनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑर्डिनल जो होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ, ऐसा हो गया। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों को शायद आती हो, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक चीज़ हम देखते हैं, ट्वेल्थ की स्पेलिंग क्या होती है। अगर आपसे ट्वेल्थ बोला जाए तो आप ट्वेल्व के बाद टी एच लगाने की कोशिश करेंगे, जिनको स्पेलिंग नहीं आती हो तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी। ट्वेल्थ की जो स्पेलिंग होती है वो होती है टी डब्ल्यू ई एल एफ टी और एच, ये ट्वेल्थ की स्पेलिंग होती है। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव, इसमें भी आपकी नॉलेज मैं बढ़ाने वाला हूँ। तो हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना किसी भी को, तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है। अब आपने सिंगल डबल और ट्रिपल तो आप में से सब लोगों ने सुन रखा होगा। उसके बाद आता है किसी चीज को 4 गुना करना है तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रपल। 5 गुना करना है अगर आपको किसी चीज को, वो हो गया क्विंटपल। उसके बाद हो गया आपको किसी चीज को 6 गुना करना है तो सेक्सटपल। किसी चीज को 7 गुना करना है तो आपका हो गया सेप्टपल, और किसी चीज को 8 गुना करना है तो वो आपका हो गया ऑक्टपल। तो आप इनको याद कर सकते हैं। 1 गुना सिंगल,
डबल 2 गुना, ट्रिपल 3 गुना, क्वाड्रपल 4 गुना, क्विंटपल 5 गुना, सेक्सटपल 6 गुना, सेप्टपल 7 गुना और ऑक्टपल होता है आपका 8 गुना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इंडेफिनिट न्यूमरल। इंडेफिनिट न्यूमरल है ऑल, सेवरल, सम, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। ऑल हो गया, सेवरल हो गया, सम हो गया, मैनी हो गया, फ्यू हो गया, ए फ्यू और द फ्यू। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट, इंडेफिनेट न्यूमरल ये हो गए, क्योंकि ये डेफिनेट आपको नंबर नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स में क्या आने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ईच मतलब प्रत्येक, अब प्रत्येक में डिवाइड कर दी सब चीज को। एवरी मतलब हर व्यक्ति, तो हर में आपको डिवाइड कर दिया। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, रेस्पेक्टिव मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपके न्यूमरल्स हो गए। तो ये जो हमारा था आज का पूरा सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने डिटर्मिनर को पूरे अच्छे से जान लिया। डिटर्मिनर के बारे में बेसिक हमने सब जान लिया है कि डिटर्मिनर में क्या आता है क्या नहीं आता है। कल जब हम दूसरी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि हम डिटर्मिनर में आगे बढ़ते हैं और उनके रूल्स के बारे में बात करते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। मैंने एकदम तरीके से आपकी शुरुआत की थी। पहले मैंने आपको वैकेंसी के बारे में बताया, उसके बाद सिलेबस के बारे में बताया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व किए और उसके बाद हमने बुक्स के बारे में बात की कि आपको कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं। इंग्लिश का मैंने आपको बोल दिया था कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं, ये वाली बुक खरीदें, इस बुक को पढ़ें, साथ में आपको जो मैं वीडियोस में सारा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं जो वीडियोस में आपको बता रहा हूँ वो आप पढ़ें। इस बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप ये वीडियोज़ ज़रूर देखें यहाँ से पढ़ने के बाद, जैसे आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आए वो आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू समझ में आ जाए। और अभी मैंने जैसे आपको जस्ट ए सेकेंड ये ऊपर कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने आपको ये बताया था क्वाड्रपल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, सेक्सटपल, सेप्टपल, ऑक्टपल, मैंने आपको 12th की स्पेलिंग बताई। तो इस तरीके की छोटी छोटी जो नॉलेज होती हैं जिनको हम जनरली जब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने की चीज़ नहीं है। नॉलेज गेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरी वीडियोस के थ्रू ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी। मैं एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रेडेजी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। आप हमको आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप हमको ईमेल अकाउंट पे भेजें angrezi-in-english@gmail.com। साथ में आपके अबाउट सेक्शन में आपको सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप वीडियो की शुरुआत में तो वो दे ही रखा है, बाकी आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम इस बुक को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे और सारा हम बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे। 3-4-5 दिन मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल को करने में लगेंगे। इंग्लिश का पूरा कोर्स करने में आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा और 1 से 1.5 महीने के बाद लगभग हम जब जुलाई के लास्ट में या अगस्त में होंगे तब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू कर देंगे, जिससे आपको कम से कम इतने क्वेश्चंस करवा दिए जाएं, हजारों क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएं, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें परेशानी नहीं आए। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और उसके आंसर पर टिक करते हुए नहीं चलेंगे, वो भी एक तरह से पढ़ाई होगी, क्योंकि आप जो उसमें जो ऑप्शंस होंगे उनको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो नियम, जो रूल्स वगैरह, जितना भी बेसिक नॉलेज है वो आपको लगता है कि आपको वीडियोस में से छूट गई तो आप वीडियोस तो वापस देख ही सकते हैं। साथ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे उन क्वेश्चंस के थ्रू। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन।